एक सवाल है जो शायद आपने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं और आप अकेले छत को घूरते रहते हैं। वो सवाल है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना सोचता हूं, इतना चाहता हूं, फिर भी वो जिंदगी मुझे क्यों नहीं मिलती जो मैं चाहता हूं। कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह खड़े रह जाते हैं। क्यों? क्या ये किस्मत है? क्या ये भगवान का खेल है या कुछ और है? आज डिकोडिंग पर हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो हजारों साल से हमारे वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में छुपा था और जिसे आज की मॉडर्न साइंस एक एक करके प्रूव करती जा रही है। ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है, ये बात है उस फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी की जो हमारे ऋषियों ने खोजी थी, जिसे जानबूझकर आम लोगों से छुपाया गया और जो आज आपके सामने है। देखते रहिए, क्योंकि अगले 40 मिनट में जो आप जानेंगे वो आपकी सोच को, आपकी जिंदगी को और आपकी हकीकत को हमेशा के लिए बदल सकता है। 2018 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक 28 साल का लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की थी, अच्छे नंबरों से पास हुआ था और उसे लगता था कि जिंदगी अब ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही प्लान किया था। नौकरी मिली, लेकिन कंपनी ने 6 महीने बाद ले ऑफ कर दिया। दूसरी नौकरी ढूंढी, इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ। तीसरी कोशिश, फिर फेलियर। इसी बीच पिताजी को हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल का खर्च लाखों में था। घर का पुराना कर्ज था, वो और बढ़ गया। मां की आंखों में वो चिंता थी जिसे अर्जुन देख नहीं सकता था। वो रात को सोता नहीं था, बस लेटा रहता था और सोचता रहता था, मैंने क्या गलत किया? क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? क्या मेरे सपनों का कोई मतलब नहीं? उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगने लगा था कि भगवान सुनते ही नहीं। एक शाम वो घर की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। कुछ पुरानी किताबें थीं दादाजी की। एक किताब का कवर टूटा हुआ था, पन्ने पीले पड़ गए थे। उसने उठाई और पहले पन्ने पर दादाजी ने हाथ से लिखा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अर्जुन ने सोचा ये तो बस कोई धार्मिक बात है, लेकिन अगले पन्ने पर दादाजी ने कुछ और लिखा था। उन्होंने लिखा था, ये सिर्फ दर्शन नहीं है बेटा, ये एक साइंस है। जब तुम समझोगे कि तुम ही ब्रह्म हो तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, लेकिन समझना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना नहीं। अर्जुन वहीं बैठ गया और उस रात उसने वो किताब पूरी पढ़ी। उस रात से अर्जुन की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है जिसकी बात दादाजी कर रहे थे, जिसकी बात हमारे ऋषि करते थे और जिसकी बात आज साइंस कर रही है। 1944 में एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, मैक्स प्लैंक। वो क्वांटम फिजिक्स के जनक माने जाते हैं। उन्होंने एक बात कही थी जो उस वक्त दुनिया को हैरान कर गई थी। उन्होंने कहा, मैटर के रूप में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब एक फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। उस फोर्स के पीछे एक कॉन्शियस और इंटेलिजेंट माइंड है और वही माइंड इस सारे मैटर का मैट्रिक्स है। यानी एक फिजिसिस्ट, एक साइंटिस्ट कह रहा था कि इस ब्रह्मांड के पीछे एक कॉन्शियस इंटेलिजेंस है। क्या यही हमारे वेद नहीं कहते? अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स के सबसे माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट की, जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रॉन्स को एक स्क्रीन की तरफ छोड़ा जिसमें 2 स्लिट्स थीं। जब कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स दोनों स्लिट से एक साथ गुजरे और वेव पैटर्न बनाया। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर बदल गया। वो एक एक करके पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे। यानी देखने मात्र से, ऑब्जर्वेशन मात्र से रियलिटी बदल गई। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो आंखों से भी नहीं दिखता आपके देखने भर से अपना बिहेवियर बदल लेता है, तो क्या आपकी जिंदगी जो इन्हीं इलेक्ट्रॉन से बनी है आपके देखने के तरीके से नहीं बदल सकती? क्या आपके विचार जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है इस ब्रह्मांड को अफेक्ट नहीं कर सकते? और फिर आती है ब्रेन वेव साइंस की बात। हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो हर वक्त फ्रीक्वेंसीज एमिट करता रहता है। बीटा वेव्स तब निकलती हैं जब हम स्ट्रेस्ड, एंग्शियस या एक्टिवली थिंकिंग कर रहे होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 14 से 30 हर्ट्ज। अल्फा वेव्स तब निकलती हैं जब हम रिलैक्स्ड और फोकस्ड होते हैं, 8 से 13 हर्ट्ज।
थीटा वेव्स तब निकलती हैं जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं या सोने और जागने की बीच की अवस्था में होते हैं, 4 से 7 हर्ट्ज। और डेल्टा वेव्स तब निकलती हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं, 0.5 से 3 हर्ट्ज। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि थीटा स्टेट वो मैजिकल जोन है जहां सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि थीटा स्टेट में दिया गया कोई भी सजेशन, कोई भी बिलीफ सबकॉन्शियस में डायरेक्टली प्रोग्राम हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे 95% डिसीजंस लेता है वही हमारी रियलिटी बनाता है। अब वापस आते हैं अपने ऋषियों की तरफ, लेकिन इस बार साइंस की आंखों से देखते हैं। हमारे ऋषि हजारों साल पहले जंगलों में, गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में बैठकर वो काम करते थे जिसे आज हम मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ मेडिटेशन नहीं था, वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था अपने ब्रेन को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर ले जाने का। वो जानते थे कि किस स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। वो जानते थे कि कैसे अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से कनेक्ट किया जाए। मांडुक्य उपनिषद में लिखा है, ओम इत्येतदक्षरमिदं, यानी ओम की ध्वनि ही इस सृष्टि का आधार है। और आज आईआईटी के साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया है कि ओम की वाइब्रेशन 136.8 हर्ट्ज पर होती है, जो पृथ्वी की प्राकृतिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के करीब है। हमारे ऋषि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के इसे जानते थे, क्योंकि इन्होंने इसे अनुभव किया था। उनके लिए ये थियरी नहीं था, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस था। अब बात करते हैं ऋग्वेद के उस श्लोक की, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जिसका अर्थ है कि मन की गति वायु से भी तेज है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 120 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और एक सिंगल थॉट जनरेट होने में ब्रेन के मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट है। हमारे ऋषि कह रहे थे मन एक फोर्स है, एक एनर्जी है, और आज साइंस यही कह रही है। छांदोग्य उपनिषद में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई है, तत्त्वम असि, तुम वही हो, यानी तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं हो। यही बात आज क्वांटम एंटेंगलमेंट थियरी कहती है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक पार्टिकल को अफेक्ट करो, दूसरा पार्टिकल चाहे लाखों किलोमीटर दूर हो, इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है। हम सब एक ही क्वांटम फील्ड का हिस्सा हैं, जिसे हमारे शास्त्र ब्रह्म कहते हैं। पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग वो है जिसमें मन की तरंगों को शांत किया जाए। और जब मन की तरंगें शांत होती हैं तो व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है। आज न्यूरोसाइंस में इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सप्रेशन कहते हैं। जब ब्रेन का वो हिस्सा जो कॉन्स्टेंटली सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग करता है शांत हो जाता है, तब व्यक्ति एक एक्सपैंडेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचता है। यही समाधि की दहलीज है जिसकी बात हमारे ऋषि करते थे। अब बात करते हैं उन 3 गुप्त बटनों की जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में है और जिन्हें साइंस ने भी वैलिडेट किया है। ये 3 बटन हर इंसान के भीतर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें कभी एक्टिवेट नहीं करते। पहला बटन है संकल्प शक्ति, यानी इंटेंशन। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संकल्पो वै ब्रह्म, यानी संकल्प ही ब्रह्म है। संकल्प का अर्थ सिर्फ इच्छा नहीं है। संकल्प का अर्थ है एक ऐसा निर्णय जो अटल हो, जो पूरे एग्जिस्टेंस के साथ लिया गया हो। मसारू इमोटो नाम के जापानीज साइंटिस्ट ने पानी पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने पानी के कंटेनर्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स लिखे, उनके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेंशंस रखी, और जब पानी को फ्रीज करके उसके क्रिस्टल्स देखे तो पॉजिटिव इंटेंशन वाले पानी के क्रिस्टल्स बेहद सुंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में बने थे, और नेगेटिव इंटेंशन वाले पानी के क्रिस्टल्स टूटे फूटे और बदसूरत थे। हमारा शरीर 70% पानी है। जरा सोचिए आपके नकारात्मक विचार आपके भीतर क्या कर रहे हैं हर पल। दूसरा बटन है भावना, यानी इमोशन। वेदांत कहता है भावना एव साधनम, यानी भावना ही साधना है। सिर्फ सोचना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च सबसे चौंकाने वाली है। उनकी रिसर्च में पाया गया कि हमारा दिल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो दिमाग से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, और ये फील्ड हमारे शरीर के बाहर कई फीट तक एक्सटेंड करती है। जब हम जेन्युइन ग्रैटिट्यूड, लव या जॉय फील करते हैं, ये फील्ड कोहेरेंट हो जाती है, और इस कोहेरेंट स्टेट में हमारा नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव फंक्शन सभी ऑप्टिमली काम करते हैं। यानी भावना सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है, ये एक फिजिकल फोर्स है। तीसरा बटन है श्वास, यानी प्राणायाम। पतंजलि ने कहा,
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम, यानी श्वास की गति रुकती है तो चित्त की वृत्तियां भी रुकती हैं। आज न्यूरोसाइंस में ये प्रूव हो चुका है। स्लो कंट्रोल्ड डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग डायरेक्टली वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, जो बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इससे कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामीन बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रेन थीटा स्टेट में एंटर करता है। वही स्टेट जहां सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है, वही स्टेट जहां ऋषि जाते थे, वही स्टेट जहां असली मैनिफेस्टेशन होती है। अब वो सवाल जो शायद आपके मन में आया होगा, अगर ये नॉलेज इतनी पावरफुल और इतनी सच्ची है तो इसे फॉरबिडन क्यों कहते हैं? इसे छुपाया क्यों गया? इसका जवाब समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। हमारे प्राचीन गुरुकुलों में ज्ञान को 4 स्तरों में बांटा जाता था। पहले स्तर पर था सामान्य ज्ञान, जो सबको दिया जाता था। दूसरे स्तर पर था विशेष ज्ञान, जो केवल योग्य विद्यार्थियों को दिया जाता था। तीसरे स्तर पर था गुह्य ज्ञान, यानी गुप्त ज्ञान, जो केवल उन्हें दिया जाता था जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल पाया हो। और चौथे स्तर पर था परम गुह्य ज्ञान, जो केवल सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड आत्माओं को दिया जाता था। फ्रीक्वेंसी साइंस, कॉन्शियसनेस की ये साइंस तीसरे और चौथे स्तर का ज्ञान था। इसे इसलिए नहीं छुपाया गया कि ये डेंजरस है, बल्कि इसलिए छुपाया गया कि अगर कोई इसे बिना सही प्रेपरेशन के यूज करे तो वो इसे मिसयूज कर सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, इदम ते ना तपस्काया ना भक्ताया कदाचना न च शुश्रुष्वे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति, यानी ये ज्ञान उसे मत देना जो तपस्वी ना हो, जो भक्त ना हो, जो सुनने की इच्छा न रखता हो। लेकिन एक और कारण था। जब भारत पर फौरन आक्रमण हुए, खासकर मध्यकाल में, तो सबसे पहले हमारे गुरुकुलों को निशाना बनाया गया। नालंदा और तक्षशिला जैसे महान ज्ञान केंद्र जलाए गए, क्योंकि आक्रमणकारी जानते थे जब तक ये ज्ञान जीवित है तब तक इस देश के लोगों की चेतना जीवित है, और जिसकी चेतना जागृत हो उसे गुलाम बनाना नामुमकिन है। इसीलिए ये नॉलेज फोरबिडन थी, इसीलिए इसे छुपाना पड़ा। लेकिन हमारे ऋषियों और संतों ने इसे कहीं ना कहीं प्रिजर्व किया, इसे कोड्स में लिखा, सिंबल्स में छुपाया, मंत्रों में सील किया। और आज हजारों साल बाद जब साइंस उन्हीं सच्चाइयों को डिस्कवर कर रही है, वो कोड्स खुलने लगे हैं। अब वापस आते हैं अर्जुन की कहानी पर। वो किताब पढ़ने के बाद अर्जुन ने एक काम किया जो बेहद सिंपल लगता था, लेकिन करना बेहद कठिन था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी बदलेगा। इसके लिए उसने कोई बड़ी साधना नहीं की, कोई महंगा कोर्स नहीं लिया। उसने वही किया जो उस पुरानी किताब में लिखा था, जो दादाजी ने लिखा था। हर सुबह वो उठता, जब न पूरी तरह जागा होता न सोया होता, उसी थीटा स्टेट में, और 10 मिनट के लिए वो अपनी आंखें बंद करके वो जिंदगी देखता जो वो चाहता था। वो अपने पिताजी को हंसते हुए देखता, हेल्दी और खुश। वो खुद को एक अच्छी नौकरी में देखता, घर का कर्ज उतरा हुआ देखता। और वो सिर्फ देखता नहीं था, वो उसे फील करता था, उस मोमेंट की जॉय को, उस मोमेंट की ग्रैटिट्यूड को अभी इसी वक्त महसूस करता था, जैसे वो पहले से हो चुका हो। फिर वो 5 मिनट ओम का उच्चारण करता, धीरे धीरे गहरी सांसों के साथ। पहले कुछ दिन उसे लगा कि कुछ नहीं हो रहा, पहले हफ्ते उसे लगा कि ये बेकार है, लेकिन उसने कंटिन्यू किया और धीरे धीरे बहुत सटल तरीके से चीजें बदलने लगी। पहले उसका डर कम हुआ, उसकी एंग्जाइटी कम हुई, उसकी सोच क्लियरर हुई। फिर उसके डिसीजंस बेहतर होने लगे। फिर एक दिन उसे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी, फिर एक और अपॉर्चुनिटी, और 8 महीने बाद अर्जुन के पिताजी हॉस्पिटल से घर आ गए थे। उसकी नौकरी लग गई थी, अच्छी नौकरी, और घर का कर्ज उतरना शुरू हो गया था। क्या ये सब कोइंसिडेंस था? शायद आप यही सोचें, लेकिन अर्जुन जानता था ये कोइंसिडेंस नहीं था। उसने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली थी और ब्रह्मांड ने रिस्पॉन्ड किया था, जैसे हमेशा करता है, जैसे हमेशा करता आया है। अब बात करते हैं उस कंप्लीट प्रैक्टिकल मेथड की जो हमारे शास्त्रों में दी गई है और जिसे साइंस भी सपोर्ट करती है। ये मेथड 5 चरणों में है। पहला चरण है प्रातः संकल्प, सुबह का थीटा विंडो। वैज्ञानिक रूप से सुबह उठने के तुरंत बाद का समय, जब आप न पूरी तरह जागे हों न सोए हों, यही थीटा स्टेट होती है। यही वो विंडो है जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इसी मोमेंट में अपनी सबसे बड़ी इच्छा को एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर की तरह आंखें बंद करके देखें।
उसे डिटेल में देखें, उसका रंग, उसकी वार्मथ, उसमें कौन लोग हैं, कैसा माहौल है। शास्त्रों में इसे दृष्टि संकल्प कहा गया है। दूसरा चरण है हृदय भावना, इमोशनल एक्टिवेशन। जब आप वो इमेज देखें तो साइमल्टेनियसली उस खुशी को फील करें जो आपको तब होगी जब ये सच हो जाएगा। ये फीलिंग अभी इसी मोमेंट में जनरेट करें। न्यूरोसाइंस में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहते हैं। जब इमोशन और थॉट एक साथ फायर होते हैं तो ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनती हैं, और जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट होती है वो पाथवेज उतनी मजबूत होती जाती हैं। आपका ब्रेन लिटरली नई रियलिटी के लिए रीवायर होने लगता है। तीसरा चरण है प्राणायाम, फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट। अपनी उस विजन और फीलिंग के साथ 5 मिनट के लिए गहरी स्लो ब्रीदिंग करें। 4 काउंट्स सांस लें, 4 काउंट्स रोकें, 4 काउंट्स में छोड़ें। इसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, जिसे नेवी सील से लेकर ओलंपिक एथलीट्स तक यूज करते हैं। ये ब्रीदिंग पैटर्न ब्रेन को थीटा स्टेट में स्टेबलाइज करती है और हार्ट ब्रेन कोहेरेंस क्रिएट करती है। चौथा चरण है मंत्र जाप, वाइब्रेशनल एंकरिंग। अपनी ब्रीदिंग के साथ ओम का उच्चारण करें या सोहम, जिसका अर्थ है वो मैं हूं। ये मंत्र आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने का ब्रिज है। इसकी वाइब्रेशन डायरेक्टली आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है और आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है। पांचवा चरण है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड लॉक। अपने सेशन के अंत में उन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास पहले से हैं, गहरी ग्रैटिट्यूड फील करें। न्यूरोसाइंस में ग्रैटिट्यूड को सबसे पावरफुल ब्रेन स्टेट्स में से एक माना गया है। ग्रैटिट्यूड फील करने से ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो न सिर्फ आपको फील गुड करते हैं बल्कि आपके ब्रेन को और ज़्यादा अबंडेंस नोटिस करने के लिए रीट्रेन करते हैं। हम इस जर्नी के अंत पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात कहनी है। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स, ब्रेन वेव्स, प्राणायाम, ये सब एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। वो सच्चाई जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जानी थी। वो सच्चाई ये है, आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप इस ब्रह्मांड के एक छोटे से टुकड़े नहीं हैं। आप इस ब्रह्मांड की चेतना हैं, जो एक इंसान के रूप में अनुभव ले रही है। और जब आप इसे सच में सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि अपने पूरे एग्जिस्टेंस के साथ महसूस करते हैं, तो फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होती है। वो फ्रीक्वेंसी जो आपको ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइज करती है। वो फ्रीक्वेंसी जो आपके विचारों को रियलिटी में ट्रांसलेट करती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक क्वांटम स्टेटमेंट है, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, और ये आपके दादाजी की पुरानी किताब में लिखा हुआ सच है जो शायद आप तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। ऋषियों ने हजारों साल पहले जो कहा था, आज आइंस्टाइन का E=mc², क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट, हार्ट मैथ के रिसर्च, स्टैनफोर्ड की ब्रेन वेव स्टडीज, सब मिलकर उसी सच्चाई को प्रूव कर रहे हैं। आपके विचार एनर्जी हैं, आपकी भावनाएं फ्रीक्वेंसी हैं, आपकी सांस एक टूल है, और आप एक ऐसे ट्रांसमीटर हैं जो हर पल ब्रह्मांड को सिग्नल्स भेज रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है, आप कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं। अगर आज की ये जर्नी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी अंधेरे में खड़े हैं और जिन्हें इस रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और रहस्यों से पर्दा उठाते रहें तो टुडे डिकोडिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। याद रखिए, टुडे डिकोडिंग, यहाँ हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते, हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो दुनिया ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सच जानने का हक हर इंसान का है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।